एमसीक्यू बनाए थे नेट प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु रोड पैटर्न्स ऑफ कल्चर। पैटर्न्स ऑफ कल्चर किसने लिखा? ऑप्शन कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए है मार्गरेट मेड, ऑप्शन बी है आर बेंडिक, सी ऑप्शन है कारोबियर एंड डी है ड्यूबॉस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर ऑप्शन सी है, कारोबियर। ओके, ये है आंसर इसका, कारोबियर। गाइज प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने व्यूज़ मुझे हैं जो कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ब्यूरोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ अथॉरिटी। ब्यूरोक्रेसी है जो कौन सी अथॉरिटी है, कौन सी फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी है ये, ठीक है। इसमें है ऑप्शन ए है रेशनल लीगल, ऑप्शन बी है क्रिज्मेटिक, ऑप्शन सी है ट्रेडिशनल और ऑप्शन डी है मॉडर्न। ओके, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी के लिए होते हैं, मैं आपको समझाता चलूँ कि जो ऑप्शन जो है क्वेश्चन है ब्यूरोक्रेसी होती क्या है, कौन सी फॉर्म की अथॉरिटी होती है। ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, एक सिस्टमेटिकली वे में जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके एक सिस्टमेटिकली एक लीगलाइज तरीके से काम होता है। जैसे ये हेड है, ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गया, चेयरमैन हो गया, हम चेयरमैन भी बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे उनके सब उनके नीचे एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, फिर उनके नीचे और अलग से एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी के फॉर्म से। तो आपको क्या लगता है, ऑप्शन रेशनल, रेशनल में भी हेड रहता है, चेयरमैन हो गया, फिर अंडर चेयरमैन आ गए, उनके बाद सब ऑर्डिनेट्स आगे वर्क करने के लिए। ऑप्शन बी है क्रिज्मेटिक। क्रिज्मेटिक जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम गांधी जी की, ठीक है, गांधी हो गया, नेल्सन मंडेला हो गया। उनको जो लोग देख के उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग, उनके उनके तरीके को लोग पसंद करते थे, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते थे। वो हो गया किसी को देख के उनकी तरफ उनके जो काम करने का तरीका है वो अच्छा लगना और उनको फॉलो करना, ठीक है। ट्रेडिशनल हो गया जैसे राजा महाराजा होते हैं, उनका जब कोई लीगलाइज तरीका नहीं रहता है, जब वो गुज़र जाते हैं या जब वो रिटायर हो जाते हैं और उनके जो आगे बच्चे हैं वो उस जो अथॉरिटी है उस पे वर्क करते हैं, वो उनकी जगह ले लेते हैं। मॉडर्न भी सेम है। मॉडर्न में क्या है कि ऑफिस होता है, ऑफिस वर्क में चेयरमैन बैठते हैं, उनके सब ऑर्डिनेट्स वगैरह रहते हैं, जो वो अथॉरिटी रहती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर ए है। ओके, ऑप्शन ए रेशनल लीगल। जी हाँ, ये देखिए ऑप्शन मैंने दे रखे हैं लास्ट में। अब है ये क्वेश्चन है किनशिप के बेस पे, रिश्ते, रिलेशनशिप्स इन फैमिलीज़, ठीक है। कॉग्निटिव किनशिप सिस्टम। कॉग्निटिव किनशिप सिस्टम क्या रहता है, जहाँ पे हम दोनों पेरेंट्स के ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। पेरेंट्स के बेसिस पे हम ट्रेस कर सकते हैं। जैसे हम अगर घर की एग्जांपल लें, डैडी के साइड से भी हम किसी को ट्रेस कर सकते हैं और मॉम की साइड से भी हम ट्रेस कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन ये है यूनिलीनियर। यूनिलीनियर हो गया ए की तरफ से, अगर हम फादर की तरफ से, फिर उनको हम फादर की तरफ से अगर हम ट्रेस करते हैं या किनशिप रिश्तेदारी देखते हैं तो उसमें फिर दादा आ जाते हैं, फिर परदादा आ जाते हैं, ऐसे करके। बाईलेटरल, बाईलेटरल में क्या है, मम्मी की तरफ से भी और डैड की तरफ से भी। मल्टी में मिक्स, और एम्बिलिनियर में जो एक्सटेंडेड आ जाती, चाचा आ गया, मामी आ गई, फूफी आ गई, ऐसे करके। तो जो इसका राइट आंसर है वो आंसर ऑप्शन बी है, बाईलेटरल। ये है बाईलेटरल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द टर्म क्रॉस कज़न। क्रॉस कज़न जो टर्म्स है वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस की सोशोलॉजी में, ठीक है। ऑप्शन से ऑप्शन ए है मॉर्गन, बी है टाइलर, सी है आर्ब्रॉन और डी है लेवी स्ट्रॉस। और आई होप कि इसका आंसर आपको मालूम होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको अभी तक जिन्होंने अभी अभी ये प्रिपरेशन स्टार्ट की है और उनको इतना पता नहीं होगा, होगा भी तो, बट चलो गेस करके आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। जो इसका राइट आंसर है वो है आंसर बी, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, टाइलर। टाइलर ने सबसे पहले टर्म क्रॉस कज़न दी थी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस प्लीज़ अगर हो सके तो, बड़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, बहुत टाइम लगता है, तभी आपके सामने ऐसी वीडियोस आती है। तो अगर हो सके तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर ही थोड़ा सा बेल आइकन पे प्रेस कर देना, ताकि जैसे जैसे मैं कोई नई वीडियोस बनाऊं और वो आपके सामने
आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आए। चलते हैं वक्त वेस्ट ना करते हुए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5th, द मोस्ट क्रूशियल फीचर ऑफ ए साइंटिफिक डाटा इज़ इट्स। सबसे क्रूशियल जो है, सबसे बेस्ट है जो डाटा को जो चीज़ बनाती है वो क्या रहती है उसकी। ऑप्शन से ऑप्शन ए है वेरिएबिलिटी, जिसकी वजह से बहुत ही इम्पोर्टेंट हम उसको से उस जो डाटा है उसको हम मानते हैं। वो किसके बेसिस पे होता है? फर्स्ट ऑप्शन है वेरिएबिलिटी, सेकंड है एप्लीकेबिलिटी, सी ऑप्शन है रिलायबिलिटी और डी है वैलिडिटी। वेरीफाइबिलिटी क्या होगा? वेरीफाई करना किसी चीज़ को। हमने अगर एक टेस्ट किया है या सैंपल लिया है उसको वेरीफाई करेंगे, अगर जितना वो एक्यूरेट होगा तो उतना ही हमारा जो सैंपल है वो अथेंटिक्स हो जाएगा। और ऑप्शन बी है एप्लीकेबल। एप्लीकेबल का भी सेम ही है। एप्लीकेबल में क्या रहता है कि अगर हम किसी चीज़ को एक सैंपल में लेते हैं या किसी चीज़ को हम सोचते हैं उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं, अगर एप्लीकेबल उसी हिसाब से हो जाता है तो वो भी वैलिड आता है। ऑप्शन सी है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होगा? अगर हम एक बार एक टेस्ट करेंगे किसी ग्रुप्स पे, किसी सैंपल पे, उसी टाइम कुछ टाइम के बाद उसी ग्रुप पे या वैसे ही दूसरे ग्रुप पे हम टेस्ट करेंगे, अगर वो सेम आएगा तो वो रिलायबल हो जाता है। वैलिडिटी क्या होता है? वैलिडिटी का क्या है कि वैलिड हो गया, अगर हम एक टेस्ट किया वैसा ही टेस्ट दूसरे ग्रुप पे दूसरे टाइम पे किया तो अगर वो वैलिड होगा तो वो भी वैलिड माना जाता है। लेकिन इसमें जो सबसे बेस्ट है जो किसके बेस पे हम साइंटिफिक डाटा को हम सही मानते हैं तो वो है ऑप्शन सी रिलायबिलिटी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, सोशियोलॉजी इज़ ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, हु सेड दिस। किसने कहा था कि जो सोशियोलॉजी है वो वेब है? वेब क्या हुआ? जाल, मकड़ी का जाल हो गया, किसी का भी नेट हो गया, नेट बोलते हैं ना जिसको हम, तो उसको हो गया वेब ऑफ सोशल, मतलब सोशल रिलेशनशिप। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब वेब का तो अब मोस्टली मुझे लगता है सभी को पता होगा कि सोशल रिलेशनशिप में वेब किसको बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने आप को ही मान लो, आप खुद एक मेल हो या फीमेल हो, जो भी आपके साथ आपकी फैमिली का भी टाई अप है, आप फैमिली से भी जुड़े हुए हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल से भी जुड़े हुए हो, आप अपने रिलेटिव के साथ भी जुड़े हुए हो, तो क्या है ये एक वेब बन जाता है, पूरा नेट की तरह बन जाता है, मतलब कहीं ना कहीं आप इंटर रिलेटेड उनके साथ हो। ठीक है, तो चलो ये तो एक एग्जांपल थी। तो जो है इसका जो ऑप्शंस हैं वो है कॉल मार्क्स, ऑप्शन बी है इमाल्डरकाइन, ऑप्शन सी है मैक्स फेबर और ऑप्शन डी है मैक्लवेयर। तो जो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है मैक्लवेयर। ओके, जी हाँ, ये है मैक्लवेयर। गाइज मैंने आंसर दिए हुए होते हैं बाद में, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि आप भी गेस करो, आप भी थोड़ी सी अपने दिमाग को थोड़ा सा इस्तेमाल करो, जिसकी वजह से क्या रहता है कि आपको इजीली याद रहता है, दोबारा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो वो हो जाए। ऑप्शन तो मैं बाद में देता हूँ आपको, लेकिन बेटर है कि आप खुद अपना भी गेस करो। ज़रूरी नहीं है ठीक होगा अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, दोबारा से आप गेस करो, दोबारा से आपको याद हो जाएगा ये आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आता है, तो सोचा मैंने कि ये ऐड कर लेता हूँ। हु फर्स्ट ऑफ ऑल नेम मैन एज ए सोशल एनिमल। सोशल एनिमल सबसे पहले किसने कहा था? ठीक है, ऑप्शन है कुछ इस तरह से। ऑप्शन ए हॉब्स, बी प्लेटो, एरिस्टोटल और लॉक। ये सब भी जो हैं ये थिंकर्स हैं जो ये स्टार्टिंग के हैं। ठीक है, सोशोलॉजी के जो बहुत ही माने हुए थिंकर्स हैं उनमें से हैं ये एक, उनमें से ये। ठीक है, गिने मतलब बहुत ही टॉप में हैं, जो सबसे पहले उन्होंने सोशोलॉजी में अपना कदम रखा था। तो ऑप्शन देख लिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने सबसे पहले कहा था कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल। क्यों? क्योंकि इंसान अकेले तो रह नहीं सकता है, उसको दूसरा बात करने के लिए, रहने के लिए अपने आप को सेफ समझता है सोसाइटी में एज़ कम्पेयर टू अलोन। तो इसलिए मैन इज़ ए सोशल एनिमल है, जो सबसे पहले किसने कहा था? एरिस्टोटल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी हाँ, ये है
ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, कल्चर इज़ मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, हु सेड दिस। जो कल्चर है वो इंसान का बनाया हुआ एक पार्ट है एनवायरनमेंट का, ये किसने कहा था? गाइस देखिए, क्वेश्चन समझोगे तो तभी आपको समझ आएगी कि ये चीज़ किसने कही थी और क्यों कही थी। जब क्वेश्चन नहीं समझ आएगी हम ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। मोस्टली हम जब भी एग्ज़ाम में बैठते हैं और जब हमें कंसेप्ट थोड़ा सा भी क्लियर होता है या हमने सुना होता है, तो अब वहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, तो उस टाइम माइंड इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, माइंड में इतना रहता है कि यार सभी क्वेश्चन के आंसर, सभी जो ऑप्शन है वो इसका आंसर हो सकते हैं। तो लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो जो राइट आंसर होता है उसको सिलेक्ट करने के लिए। तो ऑप्शन इस तरह से हैं, करोबियर, ऑप्शन बी है टाइलर, सी है मेलनोस्की एंड डी है नन, इनमें से कोई भी नहीं। हाँ, तो आई होप कि बहुत सारों को तो इसका आंसर पता ही है, बाकी जिनको नहीं पता वो गैस कीजिए। और देखिए, गैस करने में कुछ नहीं जाता है, बस ये है कि आप अपने दिमाग का थोड़ा दिमाग पे और ज़ोर डालेंगे, जिसकी वजह से एक बार 2 बार गलतियां करोगे तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी आपको सही आंसर आ ही जाएगा और याद रहेगा, जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो ऑप्शन मैंने बता दिए हैं, अब गैस कीजिए। आंसर तो मैंने दे ही दूंगा बाद में, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप भी इसका आंसर दें, गैस करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर है कैरोबियर, ऑप्शन ए। ठीक है, जो कल्चर इज़ मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है, जो वो किसने कहा था? कैरोबियर ने। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन सोशोलॉजी। सोशल स्ट्रक्चर इन सोशोलॉजी है जो सबसे पहले वो किसने यूज़ किया था? तो ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है स्पेंसर और ऑप्शन डी है दुर्खेम। गाइज ये जो थिंकर्स हैं ये तो आपने पढ़े ही होंगे और अच्छे से पढ़े होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आपने अच्छे से पढ़े होंगे, क्योंकि बेसिक्स कंसेप्ट हैं, बेसिक स्टार्टिंग में ही जो हम पीजी में या पढ़ते हैं या ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, तो उनमें ये अक्सर हमें जो हैं वो पढ़ने को मिलते हैं। तो जो कंसेप्ट है सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर इन सोशोलॉजी, वो किसने दिया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्पेंसर। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या हुआ? सिस्टमेटिक पार्ट, हर एक पार्ट का अपना अपना फंक्शन है और सभी मिल के ही जो वर्क करते हैं। तो स्ट्रक्चर के बारे में स्पेंसर ने लिखा था, मैक्स वेबर ने अलग कंसेप्ट है, दुर्खेम के ज़्यादा सोशल फैक्ट्स हैं। उसके बाद इन्होंने जो सॉलिडरिटी के बेसिस पे वर्क किया है इन्होंने, बाकी रिलीजन के ऊपर वर्क किया है इन्होंने। तो राइट आंसर है जो वो है ऑप्शन सी, स्पेंसर। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाइज उससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर वर्क करें बोलें, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जो भी अभी नए आए हैं, जो भी इस चैनल पे आए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, और आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा। कुछ भी अगर मेरे से अगर कोई गलती हो जाती है या कुछ भी, तो प्लीज़ मुझे आप बिना किसी सोच के मुझे बताइए, उसको मैं आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर कोशिश करूँगा उनको मैं दूर करूँ। और प्लीज़ लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, जो भी सोशोलॉजी के हैं, अगर जो नए हैं, न्यू कमर्स हैं, उनके लिए भी, जैसे भी हैं जो सोशोलॉजी से रिलेटेड है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हु इज़ कंसिडर द फादर ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी है, वो हम किसको कंसिडर करते हैं? गाइज ये जो हैं ये इंडियन सोशोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, इंडियन सोशोलॉजिस्ट भी और एंथ्रोपोलॉजी भी, हम इनको पोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले जिन्होंने स्टार्ट किया था इंडिया से, तो उनमें उनको हम फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे। वो हैं कौन? ठीक है, ऑप्शन है वाई सिंह, बी है सी फाइन, ऑप्शन सी है एस सी रॉय और डी है ऑप्शन डी एन मजुमदार। ठीक है, और जो हम किसको फादर ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे? जिन्होंने सबसे पहले इंडिया में सोशोलॉजी लाई और उसका इस्तेमाल किया, उसको इम्प्लीमेंट किया। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
C राय, उसको हम फादर ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कंसेप्ट ऑफ वाइट कॉलर क्राइम्स वाज गिवन बाय। वाइट कॉलर क्राइम का जो कंसेप्ट है किसने दिया? ऑप्शन है टॉयबी, बी है बेकर, ऑप्शन सी है सुदरलैंड, ऑप्शन डी है मर्टन। आई होप कि वाइट कॉलर क्राइम ये अमेरिका का जो थिंकर्स हैं, जो सोशोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने यूज़ वो वहाँ से हैं। तो उनमें ऑप्शन ए है जो वो भी बी एंड ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी है जो ये जो हैं ये भी अमेरिका से बिलोंग करते हैं, यूएस से बिलोंग करते हैं। सो वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है? वाइट कॉलर क्राइम, वाइट कॉलर क्या रहता है? वाइट कॉलर क्या रहता है? जो भी ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, जो भी क्राइम ऐसा करते हैं और हाई पोस्ट पे रहते हैं, एम्प्लॉय रहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, उनका जो क्राइम होता है उसको वाइट कॉलर क्राइम बोलते हैं, जिनका हमें पता नहीं चलता है, ये हाई लेवल गेम करते हैं ये, ठीक है। तो ये कंसेप्ट सबसे पहले जो दिया था वो दिया था सी ऑप्शन सुदरलैंड, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस प्लीज़ 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 फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे बताइए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु क्लासिफाइड सोसाइटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज़ एंड डेंसिटीज़। वैल्यूज़ और डेंसिटी के बेसिस पे किसने सोसाइटी को क्लासिफाई किया था, ठीक है। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है डेविड रेसमैन, ऑप्शन बी है आरी पर्क, ऑप्शन सी है दुर्खीम एंड ऑप्शन डी है बर्गस। तो देखिए ऑप्शन ए है जो उसके उन्होंने तो आपने पढ़ा ही होगा सोसाइटीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटीज़, इसके बारे में तो इन्होंने बहुत कम लिखा है। जैसे बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं उनमें सब ने अपना अपने व्यूज़ दिए हैं, लेकिन वॉल्यूम और डेंसिटीज़ के बेसिस पे जो क्लासिफाइड किया है सोसाइटी को वो किया है दुर्खीम ने। सो जो राइट आंसर है वो आंसर है ऑप्शन सी दुर्खीम। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हु फर्स्ट प्रोपोन्ड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या होता है? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन होता है कि जो भी आगे बढ़ता है मतलब सरवाइव करने के लिए जो सबसे लास्ट टाइम तक वो ज़िंदा रहता है तो उसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो उसके ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं। ऑप्शन ए है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी है वेलिस एंड एवन, ऑप्शन सी एरिस्टोटल और ऑप्शन डी है मॉन्टेक्यूज। तो जो इसका राइट आंसर है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का दिया था एवोल्यूशन का, तो वो है ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर। ओके गाइस, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, विद होम डू यू एसोसिएट द कंसेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट। आई होप कि सोशल फैक्ट का नाम सुनते ही पता चल जाता है कि किसने ये कंसेप्ट दिया था, ठीक है, किसने ये कंसेप्ट दिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है और बहुत ही एग्ज़ाम्स में ही आता है, ठीक है। तो ऑप्शन तो आपको पता है, अब मुझे पता है आपने आंसर भी दे दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता चलूँ, जिनको नहीं पता है तो उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। जो सोशल फैक्ट का कंसेप्ट है वो किसने दिया था? कुछ आंसर क्वेश्चन इस तरह से है। आंसर है सॉरी ऑप्शन है, ऑप्शन ए है दुर्खीम, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, सी है एमॉस एंड डी है ऑप्शन मैक्स वेबर। सो राइट आंसर है इसका जो सोशल फैक्ट किसने दिया था, किसके साथ हम एसोसिएट करते हैं, तो ऑप्शन ए है दुर्खीम, क्योंकि सोशल फैक्ट जो है उसके ऊपर दुर्खीम ने ही वर्क किया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, हु मेड ए डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सटेंडेड एंड पॉलीगेमस फैमिली। गाइज एक्सटेंडेड ये फैमिली के रिलेटेड है, जो फैमिली का जो हमारा चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन है, और ये बेसिक क्वेश्चन हैं, बेसिक चैप्टर से हैं हमारे सोशोलॉजी में। तो एक्सटेंडेड फैमिली क्या होता है? एक्सटेंडेड फैमिली होता है जहाँ पे एक ही घर में, एक ही अंडर वन रूफ, हस्बैंड वाइफ, उसके बाद पेरेंट्स उनके, उसके बाद चाचा वगैरह,
जो भी है वो रहते हों एक ही छत के नीचे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, उनके आगे बच्चे, उनके आगे रिश्ते, बच्चे, उनके शादियाँ या बच्चों के शादी, उनके बच्चे, ऐसे करके हम उनको एक्सटेंडेड बोलते हैं। पॉलीगेमिस बोलते हैं एक से ज़्यादा शादियाँ जिसने की हो, उसमें चाहे जेंट्स ने की हो चाहे लेडीज़ ने एक से ज़्यादा शादी की हो, उसको हम बोलते हैं पॉलीगेमस। तो ये जो इसमें जो डिस्टिंग्विश बिटवीन किया, जिसने डिफ़ाइन किया हुआ है, तो वो किसने किया? ऑप्शन है कुछ, ऑप्शन ए है बेली एंड वॉक्स, बी ऑप्शन है पार्क एंड बर्गर्स, सी है जीपी मोडिक, और ऑप्शन डी है जे गूगल। तो ये जो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर ऑप्शन है ऑप्शन सी जीपी मोडक। इन्होंने डिस्टिंग्विश किया हुआ है एक्सटेंडेड एंड पॉलीगेमस फैमिली में। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, हु इंट्रोड्यूस द टर्म फोकवेज इनटू सोशियोलॉजिकल लिटरेचर। सोशियोलॉजिकल लिटरेचर में जो फोकवेज का टर्म्स है वो किसने दिया है? तो इसके क्वेश्चन आंसर ऑप्शन है डब्ल्यू.जी. सेमनर, ऑप्शन बी है जी वेलिस, ऑप्शन सी है मेलनोस्की एंड ऑप्शन डी है आर ब्राउन। जो फोकवेज का कंसेप्ट है, फोकवेज का जो कंसेप्ट है वो जो सोशियोलॉजी में दिया हुआ है वो दिया हुआ है समनर ने। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डब्ल्यू.जी. समनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हु इज़ पॉपुलर नोन एज आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजी। आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजी है जो वो कौन है जो उसको जिसको हम आर्म चेयर बोलते हैं? ऑप्शन ए सर जे.जी. फ्रेजर, बी है मेलनोस्की, सी है रेडक्लिफ ब्राउन और ऑप्शन डी है मैक्स गुल्कमैन। तो इसका जो राइट आंसर है जो वो है ऑप्शन ए जे.जी. फ्रेजर। फ्रेजर को हम आर्म चेयर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हु रोड द बुक द गोल्डन बॉ एंड द टोटम एंड एक्सोगैमी। ये जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, वो किसने लिखी हैं? तो ऑप्शन है सर जेम्स फ्रेजर, ऑप्शन बी है ब्राउन रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन सी आर के मट्टन और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। ये ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 17 है उससे मिलता जुलता है। तो इन्होंने आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजी में आए, तो एंथ्रोपोलॉजी ये जो बुक्स है ये लिखी हुई है। ऑप्शन राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए एस जे फ्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हु मेड ए डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनिफेस्ट फंक्शंस एंड लेटेंट फंक्शन। मैनिफेस्ट और लेटेंट जो कंसेप्ट है जिसने दिए हैं वो कौन है? ऑप्शन ए है आर ब्राउन, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, सी है मर्टन और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। मैनिफेस्ट एंड लेटेंट, मैनिफेस्ट और लेटेंट का क्या रहता है? मैनिफेस्ट है जो परमानेंट वर्क्स, जो भी रूल एंड रेगुलेशन है वो मैनिफेस्टेड रहते हैं, वो परमानेंट रहते हैं, उनको चेंज नहीं कर सकते। लेटेंट फंक्शंस रहते हैं जो हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं विद इन टाइम्स। तो ये जो दोनों कंसेप्ट हैं ये किसने दिए थे? ये दिए थे मर्टन ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हु इज़ नोन एज द फ्रेंच सोरोकिन। फ्रेंच सोरोकिन किसको हम बोलते हैं? ऑप्शन ए है हिमायल दुर्खैम, ऑप्शन बी है डब्ल्यू रोस्टो, ऑप्शन सी है जी गर्विच, ऑप्शन डी है, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये ऑप्शन डी आता है ये। ओके, तो ऑप्शन डी है एम गेंसबर्ग। जो राइट आंसर है वो है आंसर सी। ओके, जी